Very good morning to you. I'm Dr. Ran Prasad, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamindevi Group of Institutions. I welcome to you. Pratham, how are you? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. पढ़ने शशांक पढ़ने सर नंबर आ गएगा? हाँ, नंबर हमने ने डिपार्टमेंट में आपके कोऑर्डिनेटर को एमएसटी कोऑर्डिनेटर को भेज दिए हैं। वो आपको कंपाइल करके बहुत जल्दी शेयर कर देंगे ऑफिशियली। रोल नंबर 50। ओके सर। आपको सोल्यूशन ऑलरेडी बता ही दिया है स्टेप मार्किंग करके। आप उसको भी देख ले तो आप भी खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर 7, नंबर 7, 21, 14, 21, 14, Himanshu Gate, 21. Yes, Sahan, I have taken your attendance. Don't worry. Sachin Pandey. After 8 minutes, I will start this session. That is our fourth lecture on unit number 4, roll number 20. आपका 1 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का जो अटेंडेंस है वो नेक्स्ट एमएसटी के लिए एलिजिबिलिटी का केस बनेगा। इसलिए आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप सभी लोग रेगुलरली क्लास अटेंड करें, कोई भी डिफॉल्टर नहीं रहे सेकेंड एमएसटी में। जो कि इस नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में है एज पर द एकेडमिक कैलेंडर। Arpit Verma, I have taken your attendance. Five minutes over, remaining 5 minutes. Roll number 26. Eighteen, 29, Rolling, roll number 49, Krishkan Yadav, Pradeep Jadoo, सर 49 हो गया बेटे? ओके सर। इंद्रजीत, अभी कृष्णकांत आया था। Shekhar Chauhan, 46 and 57, 46 and 57,
28, Hmm. 48, शिवम तिवारी, सुमित पर्वते, गौरव चौहान, roll number 50 and 15, just 3 minutes as per my time. Are you having study zone, श्रेयांश? Yes, sir. तुम्हारे घर पे क्या कोचिंग क्लास है क्या, स्टडी जोन इंजीनियरिंग? No, sir, YouTube channel. अच्छा, तुम यूट्यूब पे क्या करते हो, कोचिंग लेते हो? सर बस वीडियो बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, स्कूल के बच्चों के लिए, ये कॉलेज के बच्चों के नहीं लिए? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर। बीटेक फर्स्ट ईयर? यस सर। क्या बात है, जितना अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। रोल नंबर 33 हो गया अभी रिसेंटली, जिसने ज्वाइन किया माखन, और अभी हरिओम चौहान, अजय लोधी भी ज्वाइन कर चुका है। हरिओम चौधरी 17। ओके गाइस, टाइम होना है क्योंकि टाइम फिर कम पड़ता है हमको, और हमें स्टार्ट करना होगा सेशन। आई एम गोइंग टू शेयर दी स्क्रीन। सर 46। 46 हाँ हो गया। शेखर चौहान हो गया बेटे, मैं ठीक ज्वाइन है। करते समय आपको एडमिट करते समय अटेंडेंस ले लेता हूँ। लेक्चर 4, नहीं ये नहीं है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। स्टॉप शेयरिंग, इसके पहले फिर से रुकिए बेटा। हाँ ये वाला है, ओके, दिस इज करेक्ट स्लाइड फॉर टुडे। आर्ची जस्ट वन, यार ओके। Hey dear students, dear student of BTech second year, I am Dr. Anish Parsai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Humanity Department at Chamini Devi Group of Students Indore. I welcome to you for our fourth lecture on unit number 4 as a transform calculus, one of the integral transform. So I'm going to discuss the another useful property
or result you can say by Laplace transform. How can you find the Laplace when we have effect of division by t and the Laplace transform of derivative? Because when we will see the application point of view, the Laplace transform, then the derivative of function and their Laplace is to be required. So that's why I also explained today in this lecture how can you find the derivative Laplace transform, and with example how can we utilize it. Let me see the first application in this slide, and the second application we see at the end of this chapter. So first of all, we understand what do you mean by this important property as effect of division by t. It means whenever we have a value of a function and if it is divided by t, so this is called division by t. Okay, यदि कोई भी x का t का फंक्शन दिया है और उसके डिवीजन में, डिवीजन मतलब डिनोमिनेटर में यदि t अवेलेबल है, तब उस केस में इसका इस फंक्शन का, इस तरह के फंक्शन का लाप्लास निकालने का ये डायरेक्ट टेक्निक है। इसलिए इस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी। सो इसका मेथड बहुत सिंपल है, हमें इंटीग्रेशन करना है, एस से 0 की इंफिनिटी का लिमिट लेना है, और जो भी न्यूमरेटर का फंक्शन है एफ टी मतलब न्यूमरेटर वाला फंक्शन, इसका लाप्लास हमें पहले निकाल के रखना है, उसको हमें यहाँ पर इंटीग्रल की जगह लेना है और फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो और फिर उसके बाद लिमिट रख देना है एस से इंफिनिटी में, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ स्टेप में आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म नॉर्मल टेक्निक से, जो हमारा बेसिक टेक्निक होता है लाप्लास निकालने का डेफिनेशन से, यदि हम लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो हमको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में टी आ गया है। तो डिनोमिनेटर में टी आ गया है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को, इस केस को, ये जो डिनोमिनेटर में टी है, इसको हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपन इस बेसिक प्रॉपर्टी का अप्लाई कर रहे हैं, इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं, मींस इसका एप्लीकेशन अभी हम देख लेंगे। इसलिए ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल रहती है। इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम में इस प्रॉपर्टी को एक बार यूज करना होता है, कभी कभी हमें इस प्रॉपर्टी को कई बार यूज करना होता है। अभी क्लास में कौन सा रोल नंबर आया? 56 आया, विष्णु चौहान। तो ये जो आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसमें इस प्रॉपर्टी को 2 बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 2 है। यदि पावर 3 है तो इस प्रॉपर्टी को 3 बार यूज करना है, यदि डिनोमिनेटर में पावर n है तो इस प्रॉपर्टी को n बार यूज करना है। वैसे क्वेश्चन या तो 1 का आता है, पावर 1 का आता है, नहीं तो 2 का आता है। 2 से ज्यादा का एग्जामिनर पूछता नहीं है, क्योंकि 3 के केस में ये केस थोड़ा और लेंदी हो जाता है। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, आते हैं इस प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बार सबसे पहले हम न्यूमरेटर वाले फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे। तो न्यूमरेटर वाला फंक्शन जो भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर वाले फंक्शन का लाप्लास नहीं दिया है, इसलिए हमें निकालना होगा। कभी कभी न्यूमरेटर वाले फंक्शन का लाप्लास दिया होता है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें न्यूमरेटर का लाप्लास नहीं दिया है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का फंक्शन निकालेंगे। 1 डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल है टी की पावर में है, उसको छोड़ के जो भी फंक्शन रहेगा उस सबको आपको एफ टी मानना है। तो ऐसा करते हुए हमारे पास न्यूमरेटर वाला फंक्शन साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी का हम पहले लाप्लास निकालेंगे। क्योंकि साइन की पावर का लाप्लास निकलता नहीं है, इसलिए हमें पावर को हटाना पड़ेगा। पावर को कैसे हटाते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी आपने इंटीग्रेशन हो कि डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशिएशन करते समय इस फंक्शन में दिक्कत नहीं होती है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है। तो आपने इंटीग्रेशन के समय इस प्लस को भी इसी तरह से रिजॉल्व किया था जैसे मैंने अभी रिजॉल्व किया है। आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवीजन करेंगे और 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। ओके, तो इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद अभी आपको मैंने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी बताई है, उससे डिनोमिनेटर में चूंकि 2 आ रहा है इसको बाहर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर लाप्लास ऑफ 1, और फिर सेकंड टर्म में आपके पास cos ऑफ, सॉरी यहाँ पर cos ऑफ 2t आएगा, sin स्क्वायर t इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2t। यहाँ पर केवल t की जगह 2t आएगा,
cos 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है साइन के टर्म्स में आपका क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाती है 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। तो इस तरह से ये आपका सेपरेट हो जाता है। तो 1 का लाप्लास होगा 1/s और cos ऑफ 80 का लाप्लास होता है a, मतलब आपका यहाँ पर cos के केस में a नहीं आता है, पैरामीटर आता है, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a मतलब आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से आपका लाप्लास इसमें न्यूमरेटर वाले फंक्शन का लाप्लास कैलकुलेट हो जाता है। फिर आगे हमें इसको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती है। अब आ रहे हैं हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक पावर टी को लेके सॉल्व करेंगे और फिर दोबारा टी स्क्वायर लेंगे, मतलब इस प्रॉपर्टी को दोबारा अप्लाई करेंगे। तो एक एक करके अप्लाई करेंगे। तो पहली बार जब अपन ने डिनोमिनेटर में टी लिया है तो इस प्रॉपर्टी इस पूरे को न्यूमरेटर को एफ ऑफ टी है। तो ऐसा करते हुए हमारा फार्मूला बताया अभी मैंने, एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस मतलब फाई ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ds। उसके बाद फिर आप लोग इसमें पहली टर्म का लाप्लास क्या होता है, लॉग फंक्शन होगा। दूसरी टर्म का भी इंटीग्रेशन लॉग के फॉर्म में होगा। इस तरह से 1/2 बाहर ही रहेगा और लिमिट रखेंगे आप एस से इंफिनिटी। डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4। डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, ऐसे मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसमें लॉग इन माइनस लॉग इन की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपका ये सेटिंग जम गया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन कर दिया ताकि ये एक तरीका हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 1/2 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया इस पूरे एक्सप्रेशन को और 1/4 आपका बाहर हो गया। ठीक है, और फिर आपने लॉग इन माइनस लॉग इन का फॉर्मूला लगा के इधर जो 2 मल्टीप्लाई में उसको इधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 लिमिट फ्रॉम एस से इन्फिनिटी। अब चूंकि यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी है तो आप पहले एस स्क्वायर कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो आपका ऊपर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। और जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर मतलब 0। तो ये लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है। और फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट में आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है। ये आपके सामने माइनस ऑफ 1/4 ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब इस साइन को अपन ने अंदर ले गए, इसकी पावर में माइनस किया है और चूंकि पावर को प्लस करना है तो आप ऊपर और नीचे का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अलजेब्रा का नियम होता है, तो उसी अलजेब्रा के नियम को लगा के अपन ने इसकी पावर जो माइनस थी उसको प्लस कर दिया। इंटरचेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया। शशांक पांडे, आपने ये स्कूल टाइम से प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं कि जब कोई एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप जब इंटरचेंज करते हैं तो उसकी पावर जो रहती है वो पावर अपोजिट हो जाती है। नीचे वाली ऊपर वाली जब नीचे आएगी तो प्लस होगी, प्लस वाली नीचे है तो ऊपर जाके माइनस होगी। तो वही यहाँ पर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है। इस तरह से आपका इस फंक्शन का लाप्लास पहली बार अप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है। अब हम इस प्रॉपर्टी को दोबारा लगाने जा रहे हैं, देयरफॉर हम इस प्रॉपर्टी को सेकंड टाइम लगा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर टी तो न्यूमरेटर वाला एज इट इज है, बस डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर का गुणा कर दिया अपन ने। डिनोमिनेटर में टी था तो टी स्क्वायर का गुणा कर दिया। इसका मतलब हम साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर का निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, ये इसको आपको फाई ऑफ एस मानना है। अब ये आपका फाई ऑफ एस हो गया, तो ये इस पूरे को इंटीग्रेट करना होगा एस से इंफिनिटी के बीच में। इस तरह के इंटीग्रेशन आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, वही इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होता है जब भी लॉग का हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम होता है उसको अपन को सेकंड फंक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड फंक्शन को 1 मान के चल रहे हैं। 1/4 को तो अपन ने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन s होगा। फर्स्ट फंक्शन हमने लॉग को माना है,
क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये आपके सामने पहला वाला फंक्शन लॉग माना है तो एज इट इज रखा, दूसरा फंक्शन को 1 लिया है तो 1 का इंटीग्रेशन एस होता है, इसलिए 1 लिख दिया, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन आता है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। इस तरह से ये आपके सामने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसमें 1 अपॉन ये आएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें अपन डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। इसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, 2s हो जाता है, डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज रहेगा एस स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस साइन, फिर इसके बाद न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s, और फिर इसके बाद हम ओवरऑल फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पुट अप करेंगे ऐसे। देख लीजिए यहाँ की स्टेप, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, अपने माइक को म्यूट करके पूछ सकते हैं। इस स्टेप में किसी को यहाँ तक पहुँचने में इस तरह से अपन ने इस प्रॉपर्टी को दोबारा अप्लाई कर दिया है। अब हमें बस इसमें लिमिट रखना है, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसे किसी को भी शशांक पढ़ने, सचिन पढ़ने, श्रेयांश, किसी को भी कोई डाउट हो, समस्या हो तो पूछ लो इस स्टेप तक। सर ये स्टेप एक बार और समझा सकते हो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स? बता देता हूँ बेटे, क्या होता है जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इनटू 1 करके। तो इस पूरे के मल्टीप्लाई में 1 एज्यूम कर लीजिए दिमाग में, देखिए ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 को अपन को सेकंड फंक्शन मानना है, क्योंकि जब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन उसको लेना होता है जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम हो, ठीक है। तो अभी आपका चूंकि ये सिंगल फंक्शन है तो लॉग का क्योंकि इंडिपेंडेंट लॉग इंटीग्रेशन होता नहीं है, जब भी हम लॉग का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटू 1 करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी वही इंटू 1 करा है और 1 को अपन ने सेकंड फंक्शन लिया है। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि आपका वेरिएबल एस है, एस एज ए पैरामीटर मींस वेरिएबल है, तो 1 का एक्स, जैसे 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, उसी तरह से 1 का एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा एस, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और फिर इसके बाद क्या होता है, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो पहला वाला फंक्शन अपन ने क्या माना है, 1/4 को तो बाहर कर दो, ठीक है, इस ब्रैकेट के। आपके पास जो फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x मतलब आपके पास s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जब रेशनल फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है और उसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हो जाता है और न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, तो वही हुआ है s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 हो गया है। अब इसके बाद फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यदि केवल log s होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन s इंटू एस का इसके रिस्पेक्ट में 1। अब चूंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन इसमें रूल लगेगा, तो इसलिए इनर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा। लॉग के अंदर का फंक्शन रेशनल फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला है, तो इसलिए डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वो फार्मूला यहाँ पर लगा है। तो पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2s इंटू डिनोमिनेटर s स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर इसके बाद होता है आपका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2s, फिर न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर, डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर फंक्शन। तो डिनोमिनेटर फंक्शन s स्क्वायर है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, s की घात 4 हो जाएगी, है राइट। आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो इसमें सिंप्लीफाई करने पर कटेगा उसको काट देंगे, एस स्क्वायर की घात यहाँ पर s क्यूब है, ये s की घात 4 है, तो एक घात नीचे बचेगी, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कुछ मिलेगा, और फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सर, हाँ बोलिए सर ये s कहाँ से आया, वो समझ नहीं आ रहा। कौन सा s, हाँ यस, ये इंटीग्रेशन के बाद में माइनस इंटीग्रेशन s, ये हाँ सर। बताया ना, देखो इंटीग्रेशन का
बाय पार्ट्स का फार्मूला आप हमेशा मुजवानी याद रखो बेटा, आप भूल जाते हो। क्या बोलता है इंटीग्रेशन पार्ट्स का फार्मूला? पहली टर्म का इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर से बता रहा हूं, लिखो कॉपी के अंदर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आपके सामने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अभी आपके सामने बताया मैंने, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एस, एम आई राइट? यस सर। इससे अब क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रहा हूं। ये रहा सॉल्व करने के बाद, पहली टर्म तो आपके सामने दिख ही रही थी, सेकंड टर्म में जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो रहेगा 8 इंटीग्रेशन ds अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इतना बैलेंस बचेगा। अब ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखा है, क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करो, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए का मतलब क्या है? यहाँ पर 4 को आप ए स्क्वायर में लिखो, 4 को कैसे परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, एम आई राइट? 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, एम आई राइट? हो गई 2, हो गई 2, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1 अपॉन एस अपॉन 2, ठीक है? और इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने 4 टू जा 8 से आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 2 रह जाएगी, 1 अपॉन 4 इंटू एस ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है? ओके, ओके। यस सर। अब आ रहे हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को सीखेंगे, दूसरे रिजल्ट को समझेंगे, आ रहा है जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब इस प्रॉपर्टी का आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बैंक में से कर सकते हैं, कोई सी भी बुक में से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, और इस प्रैक्टिस को करके इस प्रॉपर्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्या? तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके सामने है, यदि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी है जिसका लाप्लास हम फाई ऑफ एस से डिनोट करते हैं, तब उसके फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ टी का लाप्लास निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब होता है जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसकी टी बराबर जीरो पे वैल्यू निकालना है, एस इंटू फाई ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। इसी फॉर्मूले को अपन ने हायर डेरिवेटिव के लिए कंटिन्यू किया है, तो इस इक्वेशन को अपन ने टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे और इस फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे, तो आपके सामने सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो मिलेगा वो आएगा एस स्क्वायर इंटू फाई ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो। एंड सो ऑन वी कैन कंटिन्यू फॉर थर्ड डिफरेंशिएशन। जब तीसरी बार करेंगे तो यहाँ पर एस स्क्वायर की जगह एस क्यूब आ जाएगा, फाई ऑफ एस हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि एक बार और एस से मल्टीप्लाई होगा तो ये एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश ऑफ जीरो, और एफ डैश का अगला डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डबल डैश ऑफ जीरो होता है, इसलिए ये एक टर्म और यहाँ पर एड ऑन होती जाएगी। इसी तरह से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप में से कोई भी शशांक या श्रेयांश मुझे फोर्थ डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसको देखते हुए रिपीट करके बता सकता है, जो मैं आपके सामने nth डेरिवेटिव का अगली स्टेप में बताने जा रहा हूं। आप में से कोई भी पहली टर्म बता सकेगा? श्रेयांश, पहली टर्म क्या आएगी जब फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे? तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसका आंसर मिल जाएगा, कोई भी दे सकता है। जो क्लास में बहुत ध्यान से दे रहा है, अटेंड कर रहा है मेरी क्लास को, वो मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकता है। ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है, ये थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा है। अब आप में से सभी लोग फोर्थ डेरिवेटिव का फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, फिर फिफ्थ डेरिवेटिव का लिख सकते हैं, और इसी को देखते हुए आप लोग nth डेरिवेटिव का फार्मूला लिख के बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में।
एफ एन ऑफ टी इक्वल टू, देखिए जनाब, जब यहाँ पर तीसरा डेरिवेटिव है तो यहाँ पर 3 पावर में आ रहा है पहली टर्म में। हम 10 मिनट के लिए टाइम और आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा दिया है हमने। तो गाइस ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा, याद होना चाहिए, तभी हमें अब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आने वाले समय में हम एप्लीकेशन को समझ सकेंगे। क्योंकि ये सबसे पहली स्टेप रहेगी कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका लाप्लास लेना पड़ेगा। तो लाप्लास लेना मतलब डेरिवेटिव का जरूरत तो पड़ना ही है। तो ये फार्मूला आपको मुझे याद हो जाना चाहिए। आज क्लास 10 करके इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटे। तो जब 3 पावर थर्ड डेरिवेटिव निकाले हो तो पहली टर्म की पावर 3 आती है और दूसरे टर्म की पावर 1 कम हो जाती है, फिर 1 कम हो जाती है, इस तरह से। और फिर इसके बाद जब हम यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव था तो लास्ट में सेकंड डेरिवेटिव की टर्म आई। इसी तरह से जब आपके पास nth डेरिवेटिव का लाप्लास लिखोगे तो जो लास्ट टर्म आएगी उसमें माइनस साइन आएगा यहाँ पर और fn माइनस 1 ऑफ 0 आएगा आपके पास। तो इसी तरह से ऐसे करते करते आप लोग nth डेरिवेटिव का लाप्लास का फॉर्मूला याद रख सकेंगे। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हमारे सामने, सभी नजर के सामने, सभी के स्क्रीन में दिख गया होगा। जैसे हमें लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है और लाप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी निकालना है, जिसके लिए हमारे पास लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू दे रखा है। निकालना है वाला फंक्शन है sin t बाई टी। तो चूंकि आपको मालूम ही है, यदि डेरिवेटिव का लाप्लास का फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो हमें पहले न्यूमरेटर ये वाले फंक्शन का बेसिकली एफ ऑफ टी का हमें लाप्लास मालूम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एग्जामिनर आपसे दोनों क्वेश्चन कर रहा है। कभी कभी सिंगल वन क्वेश्चन करता है कि बताओ कि लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन नहीं पूछे तो भी हमें ये क्वेश्चन तो करना ही होगा। तो ही हम लोग सबसे पहले करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ कोई भी फंक्शन क्या होता है। अभी आपके सामने मैंने एफ टी का फंक्शन आपके पास दे रखा है, sin t बाई टी दे रखा है। आपको अभी सिखाया मैंने कि जब कोई फंक्शन डिवीजन में दिया होता है और डिनोमिनेटर में t दिया हो, t स्क्वायर दिया हो, इसका मतलब समझ जाना कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, लिमिट फ्रॉम इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी लाप्लास ऑफ न्यूमरेटर फंक्शन, राइट। तो इस प्रॉपर्टी में ना केवल पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा, साथ में अभी जो रिसेंटली रिजल्ट सीखा है उसका भी आप लोग यूज देखेंगे। तो सभी को मालूम है लिस्ट के हिसाब से sin t का लाप्लास क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है। और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे सभी लोग। ये रहा आपके सामने इसका इंटीग्रेशन, s से इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ऑफ ds। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। लिमिट फ्रॉम s से इंफिनिटी, जब आप अपर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी तो आपको वैल्यू क्या देगा, अपर लिमिट से वैल्यू 0 देगा। फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और चूंकि माइनस साइन को प्लस करना है तो tan इनवर्स का उल्टा फंक्शन रिवर्स फंक्शन होता है cot इनवर्स। तो इस तरह से आपके पास cot इनवर्स s की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म बार वापस आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ s। अब इसके बाद चूंकि आपको डेरिवेटिव का लाप्लास भी निकालना है, इस एफ टी के डेरिवेटिव का भी लाप्लास निकालना है इसके साथ में, तो इसलिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला अभी हमने जो बताया है उसको अप्लाई करेंगे। s इंटू एफ बार ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यार आपके सामने वैल्यू s इंटू लाप्लास ऑफ 5 फंक्शन अभी निकाला हमने, cot इनवर्स ऑफ s माइनस ऑफ लिमिट t टेंडिंग 0 sin t बाई टी। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू निकाला मतलब लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे निकाला है। चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 रखने पर 0/0 मिल रहा है। जब 0/0 मिलता है तो इस तरह के फंक्शन का लिमिट डायरेक्ट निकलता नहीं है। इसके लिए हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है, जिसको अपन इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। 0/0 हो, 0 की पावर इंफिनिटी हो, या इंफिनिटी की पावर 0 हो, या इंफिनिटी हो। इन सबको आपने लिमिट्स 11th क्लास में पढ़ी होगी, जिसमें इस तरह के फॉर्म को हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो पहले अपन न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, करो सभी लोग।
साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t होता है, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है, cos t अपॉन 1 आएगा, फिर इसमें टी की जगह लिमिट 0 रखेंगे तो इसकी लिमिट 1 मिलेगी, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू आपके सामने 1 मिलेगी। तो वही मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है, इज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म है विच कैन बी सॉल्व बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो उसको देखते हुए हमने एल हॉस्पिटल रूल बोलता क्या है, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करो। ऐसा नहीं कि पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का अलग करना है तो साइन टी को एक फंक्शन मानना है। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है शशांक, cos t होता है, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, 1 होता है। तो बहुत क्लियर कट बात है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट, पूरे का एक साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। पूरे का नहीं करना बेटे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, इसलिए लिख दिया आपके सामने बाय डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। बिल्कुल क्लियर कट लिखा है मैंने। तो सर आपके अगर सामने इसमें जब वैल्यू कर रखोगे, देंगे टी की जगह क्या 0 होगा? रखोगे शशांक तो 1 आता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 की वैल्यू 1, 0 पे 1 ही होती है, कांस्टेंट है चूंकि, तो 1/1 कितना आएगा शशांक, 1। सचिन पांडे क्लियर है? जो आप लोग भूल गए थे यस सर। मैथमेटिक्स, उसको मैंने वापस रिकॉल किया। क्लासिफिकेटर रूल को कई जगह काम आता है, ये आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में लिमिट निकालने की जरूरत पड़ जाती है, उसमें ये फार्मूला लग जाता है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना है फार्मूले में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी इक्वल टू लाप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ये रहा आपके सामने एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो कि निकल नहीं रही थी। आप चाहें तो इसी स्टेप में डायरेक्ट आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसको अलग से इसलिए बताया ताकि सबको क्लियर कट हो, समझ में आए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट 1 नहीं रखा। ठीक है, जब आपकी स्ट्रांगली प्रैक्टिस हो जाए तब आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखो, एक्सप्लेन करके लिखो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। अब वैल्यू रखेंगे, आपके सामने आंसर होगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो इसके बाद का टॉपिक होगा सिलेबस के हिसाब से। अभी जरा इसको कंप्लीट कर रहे हैं, s into cot inverse s minus 1. So this is the final answer of your this question। और इस क्वेश्चन से ना केवल हमने डेरिवेटिव का अप्लाई करना सीखा, हमने पहली वाली प्रॉपर्टी जो डिवीजन बाय टी है उसको भी एक बार रिकॉल कर लिया है। अब आप में से किसी को कोई समस्या हो इस टॉपिक में तो पूछ सकता है मुझसे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सर इसके पीछे वाली स्लाइड एक बार। और इसके पीछे और कुछ सेकंड्स का टाइम बचा है, ले लीजिए फोटो इसका। tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस, आप माइनस आया था तो माइनस को प्लस करने के लिए tan इनवर्स s का उल्टा जो होता है वो cot इनवर्स होता है, इसलिए cot इनवर्स s लिखा है। कुछ लोगों के दिमाग में इस स्टेप को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने इस स्टेप को क्लियर किया है। स्टूडेंट्स 26 और किसी स्लाइड में किसी को कंफ्यूजन है तो बैक करूं, नोट कर लिया सभी ने, शॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। यस सर। ये था इसके पिछले वाला स्लाइड जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है बेटे। आपको एनएट डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव, अधिक से अधिक थर्ड डेरिवेटिव मतलब थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की थोड़ी लेंथी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम को समझा नहीं है, तो हम इसलिए आपको एन टर्म के लिए फॉर्मूला सिखा दिया है, मैंने बता दिया है। लास्ट टर्म में यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस ऑफ दिस। आप इस तरह से यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म में फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब थर्ड डेरिवेटिव है तो लास्ट टर्म में सेकंड डेरिवेटिव है, जब एन डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो लास्ट टर्म में n - 1 डेरिवेटिव। और इसके पीछे जाएं,
ये इसके पिछली वाली स्टेप, पिछली स्लाइड है।